Welcome back, dear students. Let us today we get started with the next chapter of class 10th history, that is the nationalism in India. Before getting started, we need to connect this very chapter with the previous chapter which we have learned earlier. उस चैप्टर में हमने जो नोशन ऑफ नेशनलिज्म था इसको समझा था, और ये जो नोशन ऑफ नेशनलिज्म था इसका जो आइडिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इमर्ज होता है, और उसके बाद इसका जो एंड रिजल्ट निकलता है जो हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट हो जाता है। एंड फाइनली जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी उसमें चेंज आती है, और वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, और सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो जाता है एमंग द मासेस। और फाइनली जब नेशन स्टेट इमर्ज हो जाता है, न्यू सिंबल्स, न्यू आइकॉन्स, न्यू नेशनल सिंबल्स वायर डिक्लेयर्ड और रिडिफाइन की जाती है नेशनल बाउंड्रीज, और नेशन स्टेट इमर्ज हो जाता है। और अब हमने यहां पर समझना है कि जो इंडिया था किस तरह से जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है, जो कॉन्शियसनेस नेशनलिस्ट टेंडेंसीज की थी, ये किस तरह से इंडिया में डेवलप हो जाती है, तो इसी को हमने समझना है। तो आगे कंटिन्यू करते हुए जो नेशनलिज्म इंडिया का कंसेप्ट था, अब जो नेशनलिज्म इंडिया था यहां पर जो हमारी नेशनल मूवमेंट था इट वाज क्लोजली लिंक्ड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि इंडिया इट वाज ए डाइवर्स कंट्री, और डिफरेंट ग्रुप्स के पर्सन्स थे, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग थे, या डिफरेंट एथनिक डाइवर्सिटीज के लोग थे, देयर वर वेरीड डिफरेंसेस। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस जो भी लोग थे सभी सफर हो रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट से। सो फाइनली जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की बात हुई थी तो तब पूरा इंडिया यूनाइटेड था अगेंस्ट द स्ट्रगल विद द कॉलोनियलिज्म। सो फाइनली इसलिए कहा जाता है अगर इंडिया का जो हर क्लास था या डिफरेंट क्लास था उन्होंने कॉलोनियलिज्म को डिफरेंटली लिया था, या कॉलोनियल इंपैक्ट डिफरेंट इंडिविजुअल्स पर डिफरेंटली था, इसलिए जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है विद द कॉलोनियल रूल वो डिफरेंट रहता है, डिफरेंट ग्रुप्स का डिफरेंट रहता है। और हमारा जो नोशन ऑफ फ्रीडम था और नोशन ऑफ स्वराज था, नोशन ऑफ नेशनलिज्म था, ये हर तरह के इंडिविजुअल के लिए या हर तरह के ग्रुप के लिए सेम नहीं था, बिकॉज इन इंडिया देयर वाज वेरी मच डाइवर्सिटी। सो फाइनली अब इन स्पाइट ऑफ दिस वेरी सिस्टम, इन स्पाइट ऑफ दिस वेरी डाइवर्सिटी, देन हाउ डिड द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम ए ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, और हाउ इंडिया वाज यूनिफाइड अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो यही हमारा क्वेश्चन है। इसका हमारे पास आंसर ये है कि जो कांग्रेस है अंदर द महात्मा गांधी, इन्होंने कोशिश की थी डिफरेंट जो ग्रुप्स इंडिया में थे उनको एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट के बैनर तले एक ही यूनाइटेड ही रखा जाए, और एक ही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट लॉन्च की गई, जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि 1947 में जो इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, और हमेशा के लिए जो इंडिया है एक ये नेशन स्टेट और सावरीन कंट्री में सावरीन कंट्री डिक्लेयर किया जाता है। तो यही हमारी कहानी रहेगी। 10 हमने यहां पर पढ़ना है 1915 ऑनवर्ड्स की जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको यहां पर हमारे इस नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर में हमने समझना हुआ है। क्यों? इससे पहले जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है क्लास 8th हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जो नेशनल मूवमेंट उसमें हमने पढ़ा हुआ है, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था, जो मॉडरेट फेज था, जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो 1915 ऑनवर्ड्स की जो मूवमेंट है इसको हमने इस चैप्टर में समझना है। Before getting started, we need to study the various subtopics which we have to learn in this very chapter. उसमें से हमारा जो पहला सब टॉपिक है that is the first world war, खिलाफत इशू को समझना है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझना है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह को हमने समझना है, जो गांधीयन फिलॉसफी थी बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस, और रावलट एजुटेशन को हमने समझना है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिया की जो रेवोल्यूशनरी एक्ट्स थे उनको सप्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया था।
था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसके बाद लॉन्च की जाती है। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों लॉन्च की जाती है, और डिफरेंट जो मूवमेंट जो थी डिफरेंट तरह के लोगों के जरिए किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो टाउन्स हैं वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, और जो कंट्री साइड है या जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो किस तरह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कॉल थी किस तरह से उसके साथ रेस्पॉन्ड करते हैं। एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम हमने पढ़ना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जिसे हम सॉल्ट मार्च या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, और किस तरह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस मूवमेंट को रेस्पॉन्ड करते हैं। और फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट लिमिटेशंस को भी पढ़ना है जो लिमिटेशंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में विटनेस की गई हैं, और उसके बाद हमने जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है इसको भी हमने समझना है। कंक्लूजन के बाद हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को भी पढ़ना है, और एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जब 1947 का वक्त होता है तो इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर की जाती है। तो ये जो कहानी है सिंस 1915 ऑनवर्ड्स की टिल 1947, ये कहानी हम इस वाले चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं। सो फाइनली हमें पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 टू 1918 तक रहता है, एंड देयर वाज एन इशू दैट इज द खिलाफत इशू, ये भी हमने समझना है। एंड आफ्टर दैट द कांग्रेस लॉन्च्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको भी हमने समझना है। तो पहला हमारा सब टॉपिक रहेगा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1919 के बाद क्या हुआ था, 1919 में जो नेशनलिज्म का आइडिया था ये सही तरह से ज्यादा ब्रॉड बेस्ड किया गया, और कोशिश की गई कि जो नेशनलिस्ट टेंडेंसीज हैं इसको सही तरह से प्रोपिगेट किया जाए, इसको सही तरह से फ्लोरिश किया जाए। अब यहां पर हमने समझना है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच वाज विटनेस्ड फ्रॉम 1914 टू 1918, जिसमें जो सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिलती है, और इंडिया वाज गवर्नर्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड फाइनली हम ये कहेंगे कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उनके जरिए इंडिया की कोशिश की गई कि इंडियंस का सपोर्ट मिलना चाहिए, और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वुड कम टू एन एंड, ये कहा गया था इंडियन सर्विसेज वुड बी रिवॉर्डेड, एंड फाइनली मेनी प्रोमिसेस वर मेड विद द इंडियंस ऑन द कंडीशंस इफ इंडिया वुड पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो फाइनली इंडियंस हैड पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड इंडियंस had also faced many hardships during the first world war। तो अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, was इंडिया affected by the first world war, क्या इंडिया पर कोई असर पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? तो फाइनली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया वाज बैडली अफेक्टेड, हमारी इकोनॉमी जो थी वो इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली गई थी। और इसके बाद क्या होता है कि जिसके जरिए जो फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म है वो क्रिएट हो जाती है अमंग द कॉमन मासेस। क्यों? इसके जरिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, मींस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हुई थी, और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी, जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जो लोग थे वो बहुत तरह की हार्डशिप्स को फेस कर रहे हैं, और एक नेगेटिव इंपैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था इंडियन नेशनल मूवमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम समझ रहे हैं इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो विटनेस किया गया 1914 टू 1918 के दरमियान, इसका एक रिजल्ट ये निकलता है जो इन डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा था। अब इंडिया was a party to first world war, why? Because India was under the colonial rule of Britain। so finally ब्रिटेन के जरिए क्या किया जाता है, वॉर लोन्स लिए जाते हैं, टैक्सेशन को इंक्रीज किया जाता है, कस्टम ड्यूटीज को राइज किया जाता है, और इनकम टैक्स जो था उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट कि जो एक्सपेंडिचर डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा है उसको किसी हद तक कंपनसेट किया जाए। तो अब दूसरा रिजल्ट ये निकलता है कि जो प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज थी वो इंक्रीज होता चला जाता है, मींस इन्फ्लेशन देखने को मिल रही थी, और एक्सट्रीम हार्डशिप्स जो थी वो एक आम इंसान को फेस करनी पड़ी थी। और एक मसला था यहां पर, जो विलेजर्स थे दे वर फोर्स्ड टू सप्लाई सोल्जर्स, एंड इफ villagers जो थे they were forced to supply soldiers, and if they were not ready
फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वाज मेड इन रूरल एरियाज, इसके जरिए जो एक वाइड स्प्रेड एंगर जो था वो कंट्री साइड में क्रिएट हो रहा था। फॉर एग्जांपल हमने क्या समझा यहाँ पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट ये था कि जो ब्रिटेन का डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो चुका था, बट ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया थी और इनके जरिए वॉर लोन्स लिए गए और टैक्सेशन को इंक्रीज किया गया, और उस टैक्सेशन को या उन वॉर लोन्स को कंपनसेट करने के लिए इंडिया में कस्टम ड्यूटीज को राइज किया गया और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका रिजल्ट ये भी निकलता है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, लोगों की जो डेली नीड्स थी, और वो जो कमोडिटीज थी उसका प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है और लोगों को बहुत तरह की हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा था। और एक बात, वहां पर हमें जंग लड़ने के लिए चाहिए थे सोल्जर्स, और यहां पर जो विलेज मैन थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप हमें क्या करिए, सप्लाई, सोल्जर्स सप्लाई करिए। और इन केस कोई विलेजर या कोई रूरल एरिया या कंट्री साइड में लोग रेडी नहीं थे तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वाज मेड, जंग लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके जरिए से जो कंट्री साइड था एक एंगर, एक गुस्सा, एक गुस्से की लहर दौड़ी थी, और जिसका ये रिजल्ट निकला था कि लोग अब सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि हम जंग लड़ रहे हैं लेकिन फीलिंग कुछ में इसमें नहीं थी, नेशनलिज्म फीलिंग नहीं थी कि हम तो जंग लड़ रहे थे लेकिन ये जंग दूसरी कंट्री की लड़ी जा रही थी। और एक रिजल्ट जो था, जो हमारे क्राफ्ट्स थे वो फेल हुए थे ड्यू टू ड्राफ्ट्स, और वी कैन से ड्यू टू द टर्माइल जो विटनेस किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड जो था उसको विटनेस किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो अवेलेबल फूड ग्रेन्स थे उनको सप्लाई करना पड़ा सोल्जर्स के लिए, तो अब अवेलेबल फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं थे लोगों के पास। तो फाइनली हम ये कहेंगे, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब एडवोकेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो इन्फ्लुएंजा क्रिएट हो जाता है, एपिडेमिक क्रिएट हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ड्यूरिंग द सेंसस ऑफ 1921 इट वाज विटनेस्ड सम 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिशड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक्स। तो लोगों की 12 to 13 मिलियन पीपल वो थे जिनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लुएंजा। तो इस तरह से जो लोगों की जो डेथ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, लोगों को बहुत तरह की हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा था। बट देयर वाज ए होप, लोगों की एक उम्मीद थी, लोगों की एक एक्सपेक्टेशंस थी, आफ्टर द वॉर वुड कम टू एन एंड आवर एक्सपेक्टेशंस वायर दैट आवर सर्विसेज वुड बी रिवॉर्डेड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट रियलिटी कुछ और थी। मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो प्रोमिसेस इंडियंस के साथ किए थे उनको फुलफिल नहीं किया गया। व्हाट वाज देयर एट दिस स्टेज, ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मूड ऑफ स्ट्रगल। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहां पर एक नए लीडर विटनेस किए जाते हैं जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, और एक नया मूड ऑफ स्ट्रगल जो था वो यहां पर सजेस्ट किया जाता है, और नेशनल स्ट्रगल इंडिया की जो है उसे एक नई पहचान दी जाती है। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह हमने यहां पर समझना है। व्हाट वाज दिस? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जिनकी बर्थ हुई थी 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर कैथावारी गुजरात में, ये इंडिया आते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका जनवरी 1915 आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लॉ डिग्री। सो फाइनली ये जो महात्मा गांधी थे इन्होंने ऑलरेडी जो रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका में उसके खिलाफ लड़ा हुआ था। तो फाइनली इन्होंने एक पॉलिसी, एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी दी थी जिसको हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। सत्याग्रह इट वाज एन आइडिया विच वाज बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस। He had fought the racist regime in South Africa with a novel method of mass agitation। ये जो महात्मा गांधी थे इन्होंने ये जो सत्याग्रह की मूवमेंट थी इनके आइडियल्स पर साउथ अफ्रीका में जो रेसिस्ट रिजीम था उनके खिलाफ लड़ा था, और फाइनली किसी हद तक इनको अचीवमेंट भी मिली थी। अब ये सत्याग्रह होता क्या है? सत्याग्रह बना है दो वर्ड से, सत्या एंड आग्रह। Satya, it means truth and it also means to hold firm. That means an individual must be truthfulness and the cause must be true, and so that इस तरह से एक इंडिविजुअल को ट्रूथफुल रहना है, अपने आइडियल्स पर रहना है, पीसफुल रहना है। ये फिलॉसफी थी सत्याग्रह की। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्या इट वाज मेड ऑफ टू वर्ड, सत्या एंड आग्रह, विच मीन्स एन इंडिविजुअल मस्ट बी
true, or his cause must be true, and he had to stand on his firm belief that I am true, and had to remain peaceful in all senses to achieve the concept of his cause. अब philosophy of सत्याग्रह क्या था? If the cause was true and if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. गांधीयन फिलॉसफी के हिसाब से अगर आपका कॉज ट्रू है और अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करने की ऑपरेसर के खिलाफ लड़ने की. देन सो विदाउट सीकिंग वेनिजेंस और बीइंग एग्रेसिव ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. तो कोई भी रिवेंज लेने का हमने नहीं सोचना है, हमने एग्रेसिव नहीं रहना है. तो एक सत्याग्रही फर्म रहे, ट्रूथफुल रहे, फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करे और नॉन वायलेंस का इस्तेमाल ही रहे, वायलेंट तरीके इस्तेमाल ना करे, तो वो आराम से अपनी बैटल जो है ट्रुथ की बैटल वो जीत सकता है. तो किस तरह से? हाउ? बाय अपीलिंग द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर. और ये जो ऑपरेसर है, जो जुल्म करने वाला है, उसके जमीर को हमने जगाना है. पीपल including the oppressors had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence. For example, जो oppressor है, जो जुल्म करने वाला है, उसको हमने persuade करना है सच की खोज करने के लिए. और एक वक्त आ जाएगा वायलेंस के बगैर, तशद्दुद के बगैर जो सच्चाई है इसकी जीत होगी. तो ये गांधीयन फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह कहलाता है. नाउ देयर आर सर्टन एक्सपेरिमेंट्स, जो सत्याग्रह के एक्सपेरिमेंट्स इंडिया में विटनेस किए गए हैं गांधी के जरिए. फॉर एग्जांपल, चंपारण स्ट्रगल, जो चंपारण सत्याग्रह था, बिहार में विटनेस किया गया. क्या हो रहा था? ड्यूरिंग 1917 Gandhi traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. For example, जो इंडिगो प्लांटेशन था, it was oppressive because contract system हो रहा था और यहाँ पर लोगों को लोन्स दिए गए थे इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए. एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम ये जो सिस्टम बना हुआ था ऑपरेसिव बना था. अब जो पीजेंट्स थे वो बहुत तरह की एक्सप्लॉइटेशन बर्दाश्त कर रहे थे वाया प्लांटेशन ओनर्स, और इस एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करने के लिए चंपारण, जो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर गांधी जी को बुलाया जाता है 1917 में. और वहां पर गांधी जी के जरिए फर्स्ट अंटू डेथ की जो स्ट्रगल है वो यहां पर की जाती है. और जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि एक अंडरस्टैंडिंग की जाती है बिटवीन द प्लांटेशन वर्कर्स एंड द प्लांटेशन, बिटवीन द पीजेंट्स एंड द प्लांटेशन ओनर्स. एंड जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो ग्रीवियंसेस थी प्लांटेशन वर्कर्स की या प्लांटेशन पीजेंट्स की, उस ग्रीवियंस को यहां पर एड्रेस किया जाता है. गांधी गेव ऑफ हिज फास्ट. And Champaran struggle was the first satyagraha movement which was launched by the Gandhi and was successfully launched, and इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले थे गांधी को. अनदर सत्याग्रह का जो मोमेंट थी जो गांधी ने लॉन्च की थी, दैट वाज फ्रॉम द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. यहां पर क्या हुआ था? ड्यूरिंग 1917 यहां पर सत्याग्रह मोमेंट लॉन्च किया जाता है इन सपोर्ट विद द पीजेंट्स ऑफ द गुजरात. यहां पर हुआ क्या था? फॉर एग्जांपल, जो क्रॉप्स थे वो पीजेंट्स के फेल हुए थे ड्यू टू बैड हार्वेस्ट और ड्यू टू ड्राफ्ट्स. एंड फाइनली इसका एंड रिजल्ट ये निकलता था कि पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू. और इस तरह से यहां पर इनके जरिए गांधी को इनवाइट किया जाता है. एंड ड्यूरिंग द खेदा स्ट्रगल जो विलास भाई पटेल थे वो गांधी जी के साथ थे इस मोमेंट में. एंड फाइनली एन अंडरस्टैंडिंग वाज मेड एंड इट वाज डिक्लेयर्ड, जिन पीजेंट्स के जिस हिसाब से क्रॉप्स बने हुए हैं उसी हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाएगा, उसी हिसाब से उनको रेवेन्यू पे करना है. एंड फाइनली इस तरह से जो लोगों की यहां पर ग्रीवियंसेस थी उसको गांधी जी के जरिए एड्रेस किया जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए उसको सही तरह से हल किया जाता है. थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी के जरिए लॉन्च की गई थी, दैट वाज अहमदाबाद इन गुजरात. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग 1918 गांधी जी को इनवाइट किया गया था अहमदाबाद मिल वर्कर्स के जरिए, जहां पर गांधी जी के जरिए जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो डिमांड करते थे अपने ओनर से 50% का बोनस, 50% हाइक इन द सैलरी. एंड जो मिल ओनर्स थे वो उस पर एग्री नहीं हो रहे थे, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि गांधी को इनवाइट किया जाता है. एंड
finally an understanding was made wherein it was declared that 35% बोनस दिया गया था मिल वर्कर्स को। एंड फाइनली इस तरह से गांधी की ये जो तीन मोमेंट्स हैं ये सक्सेसफुल हो जाती हैं। पहली मोमेंट चंपारण ड्यूरिंग 1917 इन बिहार, सेकंड मोमेंट खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात इन 1917 एंड थर्ड मोमेंट अहमदाबाद गुजरात इन 1918। और इन तीन मोमेंट से गांधी नेशन वाइड फेमस हो जाते हैं और इस तरह तीनों मोमेंट्स में, तीनों सत्याग्रह मोमेंट्स में गांधी को सक्सेस गेन हो जाती हैं और गांधी एक नेशनल हीरो के रूप में इमर्ज हो जाते हैं। अब हमने समझना है रावलट एक्ट। ये जो रावलट एक्ट था इसे हम ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं और इस रावलट एक्ट के खिलाफ रावलट सत्याग्रह भी लॉन्च किया जाता है और वहां पर इसका इंसिडेंट ये भी निकलता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर भी हमने विटनेस किया हुआ है और खिलाफत मूवमेंट भी इसी रावलट एक्ट के एजिटेशन पर ही लॉन्च की जाती हैं। तो फाइनली यहां पर हमने समझना है, पहले हमें पता होना चाहिए रावलट एक्ट क्या था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर British government had promised with the Indians that after the war would come to an end, your services would be rewarded and dominion status would be given to Indians. But in spite of this, क्या किया गया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, अब इंडियंस डिमांड करते थे कि हमारे साथ जो प्रोमिसेस फुलफिल किया, हमारे साथ जो प्रोमिसेस किए गए थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए फुलफिल किया जाए। लेकिन उसके बरकस इंडियन रेवोल्यूशनरी या नेशनलिस्ट टेंडेंसीज को रोकने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जरिए एक एक्ट पास किया जाता है जिसे हम ब्लैक लॉ या जिसे हम रावलट एक्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस रावलट एक्ट इट गेव द गवर्नमेंट enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. For example, रावलट एक्ट इसको कहा जाता है बिकॉज सर सिडनी रावलट जो थे वो इसके चेयरमैन थे। एक्चुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्चुअली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए एक कमेटी अपॉइंट की जाती है जिसे रावलट कमेटी के नाम से हम जानते हैं। सर सिडनी रावलट जो थे उन्हें उनका चेयरमैन बनाया गया था। उन्हें कहा गया था किस तरह से जो रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स हैं उनको सप्रेस किया जाएगा, वो अकॉर्डिंगली उनके जरिए रावलट एक्ट की रिकमेंडेशन दी जाती है। और ये जो रावलट एक्ट था इसके जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है कि आप जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको अरेस्ट कर सकते हैं डाउट की बुनियाद पर और उनको डिटेंशन में रखा जाता है। 2 साल तक उनका ट्रायल नहीं हो सकता है, 2 साल तक उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। तो फाइनली इसके खिलाफ गांधी जी के जरिए एक रावलट सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है। एंड फाइनली ये जो रावलट सत्याग्रह है 6 अप्रैल 1919 एक नेशन वाइड कॉल दी जाती है गांधी जी के जरिए। रावलट सत्याग्रह की जो मूवमेंट गांधी जी के जरिए लॉन्च की गई थी, इसको सप्रेस करने के लिए जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको पकड़ा जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है और अमृतसर के से भी 2 लीडर्स जो थे डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू उनको अरेस्ट किया जाता है। और इस तरह से जो गांधी जी थे उनको भी दिल्ली एंटर होने की इजाजत नहीं दी जाती है। अब वक्त वहां पर यह था कि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है ये यहां पर विटनेस किया जाता है। एक्चुअली जो पीपल ऑफ अमृतसर थे दे असेंबल्ड इन द जलियांवाला बाग इन सपोर्ट विद देयर पॉलिटिकल लीडर्स, उनके रिलीज चाहते थे। साथ ही साथ 13 अप्रैल 1919 का वक्त था। ये जो जलियांवाला बाग है यहाँ पर जो बैसाखी फेस्टिवल था उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, महात्मा गांधी के जरिए जो रावलट सत्याग्रह इसको लॉन्च किया जाता है। महात्मा गांधी वांटेड ए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज एंड डिसाइडेड टू मेक ए हड़ताल अगेंस्ट दिस ऑन 6 अप्रैल 1919 बट पीसफुली। तो अभी हमने समझा 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के जरिए इस रावलट एक्ट के खिलाफ एक नेशन वाइड कॉल दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन रखी जाती है कि मूवमेंट मस्ट रिमेन नॉन वायलेंट एंड इट मस्ट बी कंडक्टेड इन द पीसफुल मैनर। अब रावलट सत्याग्रह में क्या किया जाता है, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन द नेशनलिस्ट्स। तो कोशिश की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए इस नेशनल मूवमेंट को सप्रेस किया जाए। फॉर एग्जांपल, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर, महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग द दिल्ली एंड ऑन 10th of April the police in Amritsar fired upon a peaceful procession provoking widespread attacks on the banks, postal office and the railway stations. तो फाइनली लोकल
लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और जब 10 अप्रैल का वक्त होता था 1919, जो पुलिस थी अमृतसर की, इन्होंने यहाँ पर एक पीसफुल प्रोसेशन पर फायर की और जिस तरह से प्रवोक किया गया प्रोटेस्टर्स को, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस पर या पुलिस स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर हमला करते हैं और ये जो मोमेंट है ये वायलेंट हो जाती है। तो अब यहाँ पर वायलेंस हो जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए डिक्लेयर किया गया था कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है। और ये जो जनरल डायर थे इनको कमांड दी गई थी अमृतसर की, मीन जो अमृतसर एरिया था वहां पर जनरल डायर जो थे उनको कमांड दी गई थी कि अंडर द मार्शल लॉ पीस को मेंटेन किया जाए। फाइनली यहां पर इसी असना में जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है उसको विटनेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जो जलियांवाला बाग मैसेकर है उसको विटनेस किया जाता है 13 अप्रैल 1919। On that very day, a large crowd gathered in the enclosed ground of the जलियांवाला बाग। तो उस दिन क्या हो जाता है कि हुजूम की सूरत में जो लोग थे वो जमा हुए थे इस जलियांवाला बाग में। और वो यहाँ पर किस लिए जमा हुए थे? वाई? बिकॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए जो रावलट एक्ट पास किया गया था या ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए जो लोकल लीडर्स अरेस्ट किए गए थे उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। साथ ही साथ टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। तो 13 अप्रैल हर साल बैसाखी डे भी मनाया जाता है, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए भी बाकी विलेजेस से लोग यहाँ पर असेंबल हो रहे थे या हो चुके थे। Many villagers were unaware of the martial law that had been imposed। अब यहाँ पर जो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था इसके बारे में सभी जो आउटसाइड विलेजर्स थे वो जो आई थी उन्हें सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल रहे हैं? Crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes, and with the police and the attacks on the government buildings. For example, तो अब यहाँ पर क्या होता है जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर है उनके जरिए जो एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको बंद किया जाता है और वहां पर इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों पर फायर की जाती है, जिसमें से बहुत सारे वो लोग थे जिनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से अब गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स ये था और इस तरह से अब लोगों के जरिए लोग और इस तरह से लोगों के जरिए इसको रेस्पॉन्ड किया जाता है और लोग स्ट्राइक्स कर रहे हैं, पुलिस के साथ क्लैशेस कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं उस पर अटैक किया जाता है। अब गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स था? द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल। और लोगों को बहुत सारा से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट। और जब महात्मा गांधी को लगता है कि ये जो मोमेंट जो मैंने पीसफुल होने को कहा था ये अब वायलेंट हो रही है, तो फाइनली महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ दिस वेरी मोमेंट। इस तरह से जो रावलट एक्ट सत्याग्रह था ये यहाँ पर कॉल ऑफ किया जाता है महात्मा गांधी के जरिए। अब ये जो रावलट सत्याग्रह था, ये जो रावलट डेमोन्स्ट्रेशंस थे, ये मोस्टली सिटीज या टाउन्स में ही विटनेस किए गए थे। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट देयर इज ए नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी के हिसाब से अब एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हमने लॉन्च करनी चाहिए, बट देयर वर वेरी प्रॉब्लम्स बट देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स विद दिस। व्हाई नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। अब महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई ऐसी मूवमेंट लॉन्च नहीं की जा सकती है जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को विटनेस ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर खिलाफत इशू को विटनेस किया जाता है, खिलाफत इशू को राइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल खिलाफत इशू क्या था? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये एंड हुआ था, ओटोमान तुर्की जो था, ओटोमान एम्पायर जो था उसको डिफीट दी गई थी। एंड देयर वर र्यूमर्स दैट हैरिश peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa। अब ओटोमान एम्पायर का जो लीडर था, ओटोमान एम्पायर का जो लीडर था, मुस्लिम रूलर था, उस पर एक र्यूमर स्प्रेड हुआ था कि उसके खिलाफ ब्रिटेन के जरिए एक हारिश ट्रीटी साइन की जाती है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन की जाएगी, जिससे उसकी सभी तरह की जो टेरिटरीज हैं वो उससे छीनी जाएगी और ये जो ओटोमान एम्पायर है इसको कोलैप्स किया जाएगा। तो फाइनली ये जो ओटोमान एम्पायर हुआ करता था ये स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड माना जाता था, जिसे पूरी उम्मत मुस्लिमा खलीफा के नाम से या खलीफा से जानती थी या खलीफा मानती थी।
A young generation of Muslim leaders like the brothers of Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. तो फाइनली अली ब्रदर्स थे जिन्हें हम मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम से जानते हैं। इनके जरिए महात्मा गांधी के साथ डिस्कशन किया जाता है जिसमें इनके जरिए एग्री किया जाता है एक यूनाइटेडली एक मास मूवमेंट लॉन्च की जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। सो फाइनली गांधी saw this an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement। अब गांधी जी भी चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहनी चाहिए, तो गांधी के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी हिंदूज एंड मुस्लिम्स को यूनिफाई करने की। तो फाइनली it was during the Kolkata session of the Congress in September 1920 he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of the Khilafat as well as for the Swaraj। तो finally within the Congress कोलकाता सेशन ऑफ 1920 सितंबर 1920 में हेल्ड किया गया था। वहां पर कंसल्टेशन डिस्कशन किया गया था कांग्रेस लीडर से, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन था इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफरेंसेस इसको पास किया गया था कोलकाता सेशन ऑफ 1920। मींस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस के जरिए लॉन्च की जाएगी इन एसोसिएशन विद खिलाफत मूवमेंट जो अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली के जरिए लॉन्च की गई थी सो दैट स्वराज वुड कम टू इंडिया। यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम कोई और मूवमेंट भी लॉन्च कर सकते थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों लॉन्च की गई थी। एक्चुअली गांधी जी की एक बुक थी जो हिंद स्वराज के नाम से हम जानते हैं जो 1909 में लिखी गई थी। इसमें गांधी जी के जरिए एक आइडिया दिया गया था, वो सही तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। गांधी हैड स्टेटेड दैट British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation। ये क्वेश्चन में आ भी सकता है कि हिंद स्वराज में गांधी जी के जरिए जो आइडिया दिया गया था वो ये था कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में अभी तक सर्वाइव कर पाया है वो ओनली बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस ने इस ब्रिटिश रूल को यहाँ पर सर्वाइव होने दिया हुआ है और अभी तक कोऑपरेट किया हुआ है। और साथ ही साथ गांधी जी के जरिए कहा जाता है इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। गांधी जी के जरिए आर्ग्यू किया जा रहा था अगर इंडियंस रिफ्यूज करेंगे कोऑपरेट करने से और मैं गारंटी देता हूं कि ब्रिटिश रूल इंडिया में एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया को गेन हो सकती है। तो इसलिए ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इसको एसेंशियल माना गया था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसीलिए यहां पर जरूरी थी। तो अब यहां पर क्वेश्चन अराइज हुआ था हाउ कुड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकेम ए मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन जो ये पॉलिसी हमारी है इसको हम एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट के रूप में किस तरह से लॉन्च कर सकते थे। इट वाज ए चैलेंज फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इवन फॉर द गांधी एज वेल। सो फाइनली नॉन कॉपरेशन एक स्ट्रेटजी थी, इसको किस तरह से हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में डिक्लेयर करना था। तो फाइनली मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। तो अब ये जो मूवमेंट थी इसमें कुछ गाइडलाइंस रखी गई थी किस तरह से इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल it was decided that it should begin with the surrender of the titles that the government awarded and the boycott of the civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods। For example, ये कहा गया था कि नॉन कॉपरेशन को हमने लॉन्च करना है इस तरीके से कि जो भी टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए दिए गई है तो फाइनली साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज हैं इसको बाइकआउट किया जाएगा, जो पुलिस हैं, आर्मी हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन हैं, जो स्कूल्स हैं, जो फॉरेन गुड्स हैं उसको कंप्लीट बाइकआउट किया जाएगा। और यह भी कहा गया था इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन ए फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। अगर गवर्नमेंट के जरिए सप्रेशन एक्सप्लॉइटेशन की गई एक सिविल ब्रॉड बेस्ड डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की गई थी। तो अब यहां पर कांग्रेस के सामने चैलेंज यहां पर अराइज ये हो रहा था मेनी विद इन द कांग्रेस वर रिलुक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। अगरचे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास भी किया गया था
इन स्पाइट ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सी, उसके बावजूद भी कुछ कांग्रेस मैन नहीं चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट करें जो स्केड्यूल्ड थे नवंबर 1920 में। तो फाइनली after the intense tussle with the Congress, finally at the Congress session of Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was finally approved or adopted. So ये क्या हुआ था, जब नागपुर सेशन ऑफ 1920 हेल्ड किया गया था, इसमें ही फाइनली अप्रूव किया गया था जो रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। अब जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें हमने क्या समझा कि गांधी जी चाहते थे एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च की जाएगी, जिसमें हमने कोशिश की कि गांधी जी के जरिए जो खिलाफत इशू है उसको राइज किया गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को विटनेस करने के लिए गांधी जी के जरिए ये इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा गया कि खिलाफत इशू का भी सपोर्ट किया जाए, साथ ही साथ गांधी जी के जरिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कोलकाता सेशन ऑफ 1920 में पास किया गया। उसके बाद इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस गांधी जी के जरिए जो नागपुर सेशन ऑफ 1920 हैं, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको अप्रूव किया जाता है और इस तरह से इसमें कुछ गाइडलाइंस रखी जाती हैं कि सरेंडर ऑफ टाइटल्स किया जाएगा, बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज किया जाएगा, आर्मी पुलिस और डिफरेंट पैरामीटर्स रखे जाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली इंप्लीमेंट करने के लिए। तो फाइनली क्या हो जाता है कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जनवरी 1920 में ऑन ग्राउंड ये लॉन्च की जाती हैं और इसमें से जो वेरियस सोशल ग्रुप्स हैं दे पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट बट ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस। फॉर एग्जांपल जो स्वराज की कॉल थी, ये डिफरेंट तबके जो थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे, उन्होंने इसको रेस्पॉन्ड किया था बट इन देयर ओन वेज, मीन्स उनकी खुद की कुछ ग्रीवियंसेस थी और उन ग्रीवियंसेस की ही बिना पर उन्होंने इस मूवमेंट को रेस्पॉन्ड किया हुआ था। All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. लेकिन ये जो कॉल स्वराज की थी इसको रेस्पॉन्ड सब तरह के ग्रुप्स के जरिए किया गया, लेकिन ये जो ग्रुप्स थे डिफरेंट तरह से इन्होंने इसको रिएक्ट किया या डिफरेंटली इन्होंने स्वराज की कॉल को रेस्पॉन्ड किया। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो स्वराज की कॉल थी इसको टाउन्स के जरिए भी रेस्पॉन्ड किया गया, इसको कंट्री साइड में भी रेस्पॉन्ड किया गया और इसमें जो प्लांटेशंस थे उन्होंने भी स्वराज की कॉल को रेस्पॉन्ड किया, लेकिन उनके खुद के नजरिए थे, उनके खुद की एक्सपेक्टेशंस थे इस नॉन कॉपरेशन के बदले। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इससे हुआ क्या था, एक रिसेंटमेंट मीन्स लोगों में एक नाराजगी थी, अपकमिंग ऑफ द गांधी था और आइडिया ऑफ द सत्याग्रह था। अब यहां पर गांधी जी भी आ रहे थे और गांधी जी के साथ साथ गांधीयन फिलॉसफी या गांधीयन आइडियोलॉजी या नॉवल सिस्टम ऑफ सत्याग्रह जो था गांधी जी का वो हमने समझा हुआ था। तो इससे क्या हुआ था, जो नेशनलिस्ट फोर्स था वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा था और जब नेशनलिस्ट फोर्स इंटेंसिफाई हो रहा था इसको रोकने के लिए रॉबर्ट एक्ट 1919 में लॉन्च किया जाता है टू क्रश द रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स और इट फर्दर एक्सेलरेटेड ड्यू टू इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। और उसके बाद हमने अभी समझा कि खिलाफत इश्यू इमर्ज होता है जिसमें गांधी जी के जरिए अपॉर्चुनिटी समझी जाती है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को करने के लिए एंड फाइनली एक अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस के सामने एक नेशन वाइड मूवमेंट को लॉन्च करने की और वो जो मूवमेंट थी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शक्ल में हमें समझ आ रही है या हम यहां पर देख रहे हैं। अब हमने समझना है कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इन टाउन्स में क्या रोल रहता है, किस तरह से सिटी पॉपुलेशन इसको रेस्पॉन्ड करती है। फाइनली यहां पर आप याद रखोगे इन द सिटीज जो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन थी वो बहुत ज्यादा थी और जो मिडिल क्लास थे दे रेस्पॉन्डेड द कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पॉजिटिवली। फॉर एग्जांपल thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned, lawyers give up their legal practices, the council elections were boycotted in most provinces except Madras। तो इस तरह से जो
गाइडलाइंस दिए गई थी उनको सही तरह से रेस्पॉन्ड किया गया। स्टूडेंट्स के जरिए, टीचर्स के जरिए, हेडमास्टर्स के जरिए गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स को बाइकआउट किया गया। लॉयर्स इन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और जो काउंसिल इलेक्शंस थे उनको बाइकआउट किया गया, एक्सेप्ट मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या था, यहां पर जस्टिस पार्टी थी जो एक नॉन ब्राह्मणस पार्टी थी, इन्होंने यहां पर बाइकआउट करने से रिफ्यूज किया। अब ये जो जस्टिस पार्टी के जरिए इलेक्शंस को बाइकआउट किया जाता है, एक्चुअली ये जो जस्टिस पार्टी थी ये नॉन ब्राह्मणस के जरिए बनाई गई थी और इसमें से नॉन ब्राह्मणस चाहते थे कि ये जो ब्राह्मणस की एक्सप्लॉइटेशन थी, ये जो ब्राह्मणस की सुप्रेशन थी उसको खत्म किया जाए और ये चाहते थे कि एक पॉलिटिकल जो गैप रही है उस पॉलिटिकल गैप में जो पब्लिक एक्सेस है उसको ये यहां पर जस्टिफाई करना चाहते थे या उसका ये यहां पर फायदा उठाना चाहते थे। अब यहां पर क्या किया गया, द इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वायर मोर ड्रामेटिक। अब यहां पर क्या हुआ, तो फॉरेन गुड्स को यहां पर बाइकआउट किया जाता है, लिकर शॉप्स को यहां पर फिकेटेड एबॉलिश किया जाता है, फॉरेन क्लोथ बर्न्ट किया जाता है, ह्यूज बोनाफायर्स में जो चौराहे हैं वहां पर जलाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो इंपोर्ट फॉरेन क्लोथ था वो डिक्लाइन होता है फ्रॉम 1921 टू 1922 और ये कहा गया था कि जो फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट हुआ करता था इससे पहले वो 102 करोड़ वैल्यू का हुआ करता था और वो डिक्लाइन होकर 57 करोड़ वैल्यू का ही रहा। तो इस तरह से एक बैड इंपैक्ट था जो इंपोर्ट आता था यहां पर फॉरेन क्लोथ। तो अब मर्चेंट्स जो थे, जो ट्रेडर्स थे, इन्होंने रिफ्यूज करना स्टार्ट किया कि हम फॉरेन गुड्स का ट्रेड नहीं करेंगे या इसमें फर्दर फाइनेंस या फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली द इंडियन वंस। लोगों ने कोशिश की हर तरह का जो फॉरेन क्लोथ था उसको तबाह किया गया और अपना जो इंडियन क्लोथ था जो था, खादी जो था, उसको प्रोपेगेट की जा रही थी, उसको पहनने की कोशिश की जा रही थी। 10 production of the Indian textile mills went up and handlooms went up. So finally इंडिया का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, जो हमारी खुद की हैंडलूम इंडस्ट्री थी, जो हमारा खुद का टेक्सटाइल स्ट्रक्चर था, उसमें इंक्रीज या उसकी प्रोडक्शन जो थी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में देखने को मिल रही थी। ये आप यहां पर देख सकते हो, बाइकआउट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स ड्यूरिंग जुलाई 1922। फॉरेन क्लोथ जो था इसको यहां पर एज ए सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन समझा जा रहा था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी बट देयर वर वेरियस लिमिटेशंस टू दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और टू दिस बाइकआउट मूवमेंट। फॉर एग्जांपल खादी प्रोपगेट किया जा रहा था पहनने के लिए बट खादी क्लोथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। अब जो खादी पहनने के लिए प्रोपगेशन किया जा रहा था, ये जो खादी था ये एक्सपेंसिव क्लोथ माना जाता था और मशीन मेड जो क्लोथ्स लाए जाते थे, जो इंपोर्ट किए जाते थे, उनके बरकस जो खादी था बहुत महंगा पड़ता था और इसलिए लोग एफोर्ड नहीं कर पाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गरीब लोग थे वो ये खादी को एफोर्ड नहीं कर पाते थे। दूसरा, बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन सपोज्ड ए प्रॉब्लम। अब हम ब्रिटिश का जो पूरा सिस्टम था उसको बाइकआउट तो कर रहे थे बट देयर वाज नो अल्टरनेटिव सिस्टम जो इंडिया में एप्लीकेबल हुआ करता था। मींस अब हम इंडिया के सभी सिस्टम को बाइकआउट तो कर रहे हैं लेकिन इसके बरअक्स हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव अपना सिस्टम अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। हमारे पास अल्टरनेटिव अपने स्कूल्स होने चाहिए तभी हम इनके स्कूल्स को बाइकआउट कर सकते थे। हमारे पास अपना सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए तभी हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट कर सकते थे, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। देयर वर स्लो टू कम अप। तो ये अब आने थी बट इनकी तादाद बहुत ज्यादा कम थी। एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स जॉइंड बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम जो स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे जिन्होंने अभी तक बाइकआउट किया हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो वापस अपनी जगहों को रिज्यूम कर रहे थे। तो इस तरह से जो नॉन कॉपरेशन की जो रिलेवेंस थी वो सिटीज में यहां पर कम होती जा रही थी। अब
जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको कंट्री साइड में किस तरह से रेस्पॉन्ड किया जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी हमने पढ़ा कि ये सिटी से अब चला जाता है कंट्री साइड, तो यहां पर दो तरह के जो ग्रुप्स थे वो इसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स होता है यहां पर और पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स होता है यहां पर। फॉर एग्जांपल यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं, अब पीजेंट्स के जरिए पार्टिसिपेट किया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। यहां पर अवध में एक पीजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्रा। ये जो बाबा रामचंद्रा था ये इनके यहां पर लीडर थे और ये सन्यासी थे हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। तो यहां पर ऑन द बेस ऑफ कंट्रैक्ट बेस्ड लेबरर यहां पर इसको हायर किया गया था प्लांटेशन ओनर्स के जरिए फिजी में। तो द मोमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सऑर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड ए वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। तो फाइनली यहां पर हम ये कहेंगे ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीजेंट्स के जरिए बाबा रामचंद्रा की लीडरशिप में लॉन्च की गई थी, ये तालुकदार्स के खिलाफ थे, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे, जो लोगों से ज्यादा टैक्सेस या डिफरेंट तरह के जो सेसेस थे उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। और यहां पर पीजेंट्स को इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का मकसद ये था, वो चाहते थे रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू होना चाहिए, एबोलिशन ऑफ बेगार जो इनसे फोर्सड लेबर लिया जा रहा था, एंड सोशल बाइकआउट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो जो ये लैंड लॉर्ड्स थे जो लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन करते थे मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीजेंट्स के साथ, तो उनका अब सोशल बाइकआउट करने को यहां पर पीजेंट्स के जरिए प्रोपिगेशन किया जा रहा था। तो यहां पर नाई दोबी बंदस वर ऑर्गेनाइज्ड मीन जो बार्बर शॉप्स थे या जो बार्बर्स थे या जो वॉशरमैन थे उनके जरिए यहां पर बाइकआउट किया जाता है कि कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी ताल्लुकदार्स को या लैंडलॉर्ड्स को, और इस तरह से सोशल बाइकआउट किया जाता है पीजेंट्स के जरिए ड्यूरिंग दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाती है, कांग्रेस भी यहां पर इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और पीजेंट्स की पार्टिसिपेशन भी इसमें विटनेस की जाती है। अब जून 1920 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू के जरिए पूरे विलेजेस का टूर किया जाता है और अक्टूबर में अवध किसान सभा लॉन्च किया जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी पीजेंट्स की, इट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रा और बहुत बाकी जो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और एक महीने में कहा जाता है कि ये जो अवध किसान सभा एक पीजेंट एसोसिएशन थी जो 300 ब्रांचेस थी उनको एफिलेट किया गया था अवध किसान सभा से, जो डिफरेंट विलेजेस में बनाई गई थी। अब मकसद कांग्रेस का ये था कि जो भी पीजेंट ग्रुप्स थे उनको इंटेग्रेट करना अवध किसान सभा में और एक ब्रॉड बेस्ड पीजेंट स्ट्रगल के रूप में एक वाइडर स्ट्रगल को यहां पर पेश किया जाए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, बट देयर वर आल्सो वेरियस limitations of peasants participation in the non cooperation movement because they had their particular grievances। दे इन्होंने स्वराज का जो माना था वो अपने हिसाब से लिया था, एंड इस तरह से यहाँ पर जो लिमिटेशंस थी नॉन कॉपरेशन की इस पीजेंट मूवमेंट में वो भी यहाँ पर विटनेस की जा रही थी। अब लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस ये थी कि यहां पर वायलेंस विटनेस की गई थी। फॉर एग्जांपल द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रैंड होल्डर्स वर टेकन ओवर। मींस लोगों के जरिए अपनी मर्जी से किया जा रहा था, तालुकदार्स को हमला किया जा रहा था, मर्चेंट्स को अटैक किया जा रहा था, बाजार में लूट मार किया जा रहा था, और जहां पर भी जो भी फूड ग्रेन्स मिलते थे उसको वहां पर चोरी किया जा रहा था। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी के जरिए कहा गया है कि कोई भी टैक्स हमने अब नहीं देना है और ये जो लैंड है लैंड लॉर्ड से लिया जाएगा और आम इंसान या गरीबों में बांटा जाएगा। इस तरह से गांधी जी के नाम पर लोगों को प्रवोक किया जा रहा था और इस तरह से सभी एक्शंस सभी एस्पिरेशंस ली जाती थी, वायलेंस किया जा रहा था गांधी जी के नाम पर। लेकिन गांधी जी बेचारे खुद परेशान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये जो पीजेंट मूवमेंट थी इसकी ये लिमिटेशंस थी कि ये मूवमेंट वायलेंट होती जा रही थी। अब दूसरा सिस्टम कि ये जो रिबेलियन था कंट्री साइड में एक तो पीजेंट्स थे लेकिन ट्राइबल्स के जरिए भी यहां पर पार्टिसिपेशन किया गया था। यहां पर हम समझेंगे इन द गुड्डम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश ए मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली ऑफ 1920।
क्यों स्प्रेड हुई थी? बिकॉज कॉलोनियल गवर्नमेंट के जरिए स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज पास किए गए थे, जिसके जरिए जो ट्राइबल्स की मूवमेंट थी उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था, मीन्स दे वायर नॉट अलाउड इंटर इनटू फॉरेस्ट्स। एंड फाइनली इस तरह से ये जो हिल पीपल थे, जो ट्राइबल्स थे, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि इनका जो लाइवलीहुड था ट्राइबल्स का वो इफेक्ट हुआ था और इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे उनसे इन्हें डिनाई किया जा रहा था। तो व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगर फॉर रोड बिल्डिंग, द हिल पीपल रिवोल्टेड। तो फाइनली जब गवर्नमेंट के जरिए इनको इंस्ट्रक्ट किया गया था, इनको गाइडलाइंस दी गई थी, आपको रोड बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के लिए काम करना है, बेकार काम करना है, तो यहां पर ये उसके रिएक्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, रिवोल्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। अब यहां पर एक पर्सनालिटी हमने पढ़नी है, इनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। ये जो अलूरी सीताराम राजू थे, ये ट्राइबल्स के लीडर थे और ये क्लेम करते थे कि हमारे पास कुछ स्पेशल पावर्स या मैजिकल पावर्स थे। फॉर एग्जांपल, इनके कहा जा रहा था कि जो जन्म कुंडली है वो अलूरी सीताराम राजू के जरिए प्रिडिक्ट किया जाएगा और हील पीपल, जो जख्मी लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको ठीक किया जा सकता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कहा गया था, ये क्लेम किया गया था अलूरी सीताराम राजू के जरिए कि इन केस बुलेट शॉट्स भी आते हैं इनके ऊपर तो उनको भी सर्वाइव किया जाता है, मींस बुलेट शॉट्स के जरिए इनकी डेथ नहीं हो सकती है। ये कुछ मैजिकल पावर्स का क्लेम किया जा रहा था अलूरी सीताराम राजू के जरिए। अब ये जो रेबल्स थे, अब जो रिवोल्ट करने वाले थे, इन्होंने अलूरी सीताराम राजू को एज द इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड समझा था। अब अलूरी सीताराम राजू के गांधी के साथ क्या ये मुत्तफिक थे किसी हद तक। टॉकड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द गांधी जी की ग्रेटनेस जो थी उसकी तारीफें करते थे। परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड ग्रीव ऑफ ड्रिंकिंग, तो लोगों को इनके जरिए गाइड किया जा रहा था कि हमने खादी को पहनना है और ड्रिंकिंग को हमने गिव अप करना है। लेकिन साथ ही साथ गांधी से यहां पर ये एग्री नहीं करते थे। इनके हिसाब से वायलेंस, जो नॉन वायलेंस पॉलिसी, नॉन वायलेंस की जो इनके हिसाब से जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी गांधी जी की थी, उसके जरिए लिबरेट नहीं हो सकता है इंडिया, बल्कि हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ वायलेंट या फोर्स के जरिए ही इंडिया को लिबरेट किया जा सकता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, इनका क्या रोल रहता है। तो इन द गुडम रिबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन पर हमला करते थे। मकसद यह था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल किया जाए। ऑन कैरीड द गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग द स्वराज, तो इनके लिए स्वराज यही था कि अपने डेस्टिनेशन पर वापस इनके लिए स्वराज का मकसद यही था कि जहां से इनको निकाला गया था वहां पर इनको वापस लिया जाए। तो फाइनली ये जो अलूरी सीताराम राजू था, इनको कैप्चर किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है 1924 में। उसके बाद ये फोक हीरो के नाम से इमर्ज हो जाते हैं। तो अब ये मत कहना कि इनको गोली लगाई गई कि क्या किया गया, तो फिलहाल के लिए हम समझेंगे 1924 में इनको यहां पर फांसी दी जाती है। अब प्लांटेशन वर्कर्स की क्या सूरत हाल थी, इनके लिए क्या स्वराज का क्या मतलब था, इन्होंने नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट को रेस्पॉन्ड किया था किस वे में, किस नजरिए से। तो फाइनली स्वराज इन द प्लांटेशन हम समझ रहे हैं, स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स। तो फाइनली for plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined spaces in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the villages from where they had come. अब ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आसाम की हम बात करेंगे, इनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि हम अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाए और अपने घरों तक पहुँचाएं, और ये जो कन्फाइंड स्पेस में हमें रखा हुआ है यहाँ से हम चले जाए और अपनी जगहों तक पहुँचें। अब यहाँ पर ये क्यों नहीं निकल पाते थे, क्योंकि एक एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए, जिसे हम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वेरी एक्ट, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission. ये जो plantation workers थे, इनको परमिशन नहीं दी जा रही थी अपनी मर्जी से यहाँ पर चले जाने की। इनको पहले परमिशन लेनी होती थी ब्रिटिश ऑफिशियल से या प्लांटेशन ओनर से, और ये जो परमिशन थी ये मोस्टली दी ही नहीं जा रही थी। अब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेस्पॉन्ड किया। फॉर एग्जांपल, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफेड द अथॉरिटीज, मींस डिसओबे किया रूल्स को, एंड लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड टुवर्ड्स होम। तो अब ये
लोग घर की तलाश में चले थे। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वाज कमिंग। इनके हिसाब से गांधी जी का राज आने वाला है। एंड एवरीवन वुड बी गिवन अ लैंड इन देयर रेस्पेक्टिव विलेजेस। तो हर एक को अपने अपने घरों में जमीन दी जाएगी और इन कन्फाइंड टेरिटरीज से निकाला जाएगा। दे हाउ एवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। लेकिन अगरचे इन्होंने रिवोल्ट किया था, लेकिन इनको साथ ही हुजूम की शक्ल में ये निकलते थे और वापस इनको पकड़ा जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स के जरिए, और उन ही प्लांटेशन फील्ड्स पर इनको वापस रखा जा रहा था। तो अब यहां पर कंक्लूजन क्या निकल रहा है? द नोशन ऑफ स्वराज वाज इंटरप्टेड इन देयर ओन वे, स्टिल इट वाज अ पैन इंडिया मूवमेंट। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू गेट स्वराज। बट दिस वेरी टर्म ऑफ स्वराज, इसका मतलब जो था हर एक ग्रुप ने अपने मफाद के लिए निकाला था और अपने मन के हिसाब से निकाला था। इसके बरअक्स भी ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ये एक पैन इंडिया मूवमेंट बनी थी। मीन्स ये एक नेशन वाइड मूवमेंट बनी हुई थी। तो फाइनली, imagining it to be a time when all sufferings and all troubles would be over, they were also emotionally relating to all India agitation। मकसद ये था कि वो ये सोच रही थी कि एक वक्त आएगा जब हमारी ये सभी सफरिंग, सभी ट्रबल्स खत्म हो जाएंगे, और इस तरह से एक इमोशनल इसमें ये था कि ये एक ऑल इंडिया एजिटेशन के रूप में पेश किया जा रहा था। They were identifying with a moment which went beyond the limits of their immediate locality। For example, यहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी, ये जो हमारी मोमेंट है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन से और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड बनी हुई थी, और जो स्वतंत्र भारत है, ये जो नोशन था, इसको स्प्रेड किया जा रहा था। मीन्स एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब जब लास्ट पर ये जो मोमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन थी, इसको फाइनल कॉल ऑफ किया जाता है। कॉल ऑफ क्यों किया जाता है? बिकॉज गांधी हैड अर्लियर स्टेटेड दैट मूवमेंट मस्ट रिमेन नॉन वायलेंट। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, एक विलेज है चोरी चोरा के नाम से। तो यहाँ पर चोरी चोरा इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन में आप याद रखो कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसिडेंट है। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर यह हुआ था इन February 1922 एट चोरी चोरा इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन ए बाजार टर्नड इनटू ए वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। तो एक्चुअली होता यह है कि एक वायलेंट मॉब के जरिए एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया जाता है, पुलिस स्टेशन को जलाया जाता है, जिसमें से 21 पुलिसमैन एंड 1 सब इंस्पेक्टर वाज शॉट डेड। एंड फाइनली, हियरिंग दिस इंसिडेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड ए हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और जब गांधी जी के जरिए सुना गया, तो गांधी जी was shocked over this incident and finally he decided to call off this very movement, and in this way non-cooperation movement जो थी, non-cooperation movement came to an end। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या समझा? कंसेप्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो है वही हमारा आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बनता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ था, रावलट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज ए ब्लैक लॉ टू क्रश द नेशनल सेंटिमेंट्स, टू क्रश द रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस। इसके खिलाफ रावलट सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था, और ये जो रावलट सत्याग्रह था, इसको क्रश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रावलट एक्ट के अंडर बहुत तरह के अरेस्ट्स किए गए, जिसका रिजल्ट निकलता है जलियांवाला बाग मैसेकर विटनेस किया जाता है। और उसके बाद गांधी जी के जरिए एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शक्ल में, जिसको कोलकाता सेशन ऑफ सितंबर 1920 में पास किया जाता है, नागपुर सेशन ऑफ 1920 में अप्रूव किया जाता है, और फाइनली जनवरी 1921 में लॉन्च किया जाता है, जिसका जो स्वराज का कंसेप्ट था उसको डिफरेंट ग्रुप्स ने डिफरेंट तरह से रिलेट किया। और इस तरह से लास्ट पर गांधी जी ने ऑलरेडी कहा हुआ था मूवमेंट मस्ट में नॉन वायलेंट, लेकिन मूवमेंट वायलेंट होती है चोरी चोरा इंसिडेंट में, जिसके बाद गांधी जी के जरिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया जाता है। Hope you all have enjoyed this very lecture very well. This was all in this today's video lecture. We will be back in the next video lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Fi Amanillah.